नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवन स्मृति का छठा भाग। आज के कथा चित्र का नाम है कविता रचनारंभ। मेरी उम्र तब 7-8 साल से ज्यादा नहीं होगी। मेरे एक भांजे श्री ज्योति प्रसाद मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। वे तब अंग्रेजी साहित्य में अधिकार हासिल करके खूब उत्साह के साथ हैमलेट के स्वगत कथन दोहराया करते थे। लेकिन मुझ जैसे बालक से कविता लिखाने के लिए क्यों उन्हें एकाएक इतना उत्साह हुआ, ये मैं नहीं कह सकता। एक दिन दोपहर को उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा, तुम्हें कविता लिखनी होगी। कहते हुए उन्होंने मुझे प्यार छंद में 14 अक्षर जोड़ने का नियम समझा दिया। कविता जैसी चीज को मैंने अब तक केवल छपी हुई पुस्तकों में ही देखा था। उसमें ना तो कहीं काट-छाट होती है और न सोच विचार कर उलट फेर करने की कोई गुंजाइश ही। मतलब उसमें इस धरती के आदमी की कमजोरी का कोई चिन्ह कहीं भी देखने में नहीं आता। ऐसी कविता कोई और भी कोशिश करके लिख सकता है, इस बात की कल्पना करने की भी तब मेरी हिम्मत नहीं थी। एक दिन हमारे घर चोर पकड़ा गया था। बहुत ही डरता हुआ लेकिन बहुत उत्सुकता के साथ मैं उसे देखने गया। देखा कि वह बिल्कुल ही मामूली आदमी जैसा है। ऐसी हालत में दरबान ने जब उसे मारना शुरू कर दिया तो मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची। कविता के बारे में भी मेरी यही हालत हुई थी। कुछ शब्दों को अपने हाथ से जोड़ तोड़ कर भी जब प्यार छंद हो उठा तो पद्य रचना की महिमा के बारे में मेरा मुंह फिर टिक न सका। अब देखता हूँ कि बेचारी कविता पर जो मार पड़ती है वह भी कम नहीं है। कभी कभी तो दया भी आती है, लेकिन मार को रोका नहीं जा सकता। हाथ सुरसुराते रहते हैं। चोर की पीठ पर भी ढेर सारे लोगों के इतने डंडे नहीं पड़ते होंगे। डर जबकि एक बार जाता रहा तब फिर किसी के रोके रुक सकता था। किसी कर्मचारी की कृपा से नीले कागज की एक कॉपी मिल गई और उस पर मैंने अपने हाथ से पेंसिल से कुछ छोटी बड़ी लकीरें खींच खींच कर बड़े बड़े कच्चे अक्षरों में कविता लिखना शुरू कर दिया। हरिण के बच्चे के नए सींग निकलते समय जैसे वह जहां तहां सींग मारता फिरता है, नवीन काव्य के प्रकट होने के कारण मैंने भी उसी तरह फसाद पैदा करना शुरू कर दिया। खासकर मेरे भाई सोमेंद्रनाथ तो मेरी इन रचनाओं से गर्वित होकर सुनने वालों को जुटाने में ऐसा जोश दिखाने लगे कि धरती ही उठा ली। मुझे याद है, हम दोनों भाई नीचे की मंजिल में अपनी जमींदारी की कचहरी के अमले के सामने कवित्व की घोषणा करके लौट ही रहे थे। इतने में तब के नेशनल पेपर के संपादक श्री नवगोपाल मित्र हमारे घर में दाखिल हुए। भाई साहब ने उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया और कहा, नवगोपाल बाबू, रवि ने कविता लिखी है, सुन लीजिए। सुनाने में देर नहीं की गई। काव्य पुस्तकों का बोझ तब भारी भी नहीं हुआ था। कवि का यश तब कवि की जेब में ही आसानी से घुमा करता था। खुद ही तब लेखक, मुद्रक, प्रकाशक हुआ करते थे। इन तीनों का एक और एक के 3 बने हुए थे। सिर्फ विज्ञापन के काम में भाई साहब मेरे सहयोगी थे। मैंने कमल पर एक कविता लिखी थी। उसे मैंने ड्योढ़ी के सामने खड़े खड़े जोश भरे ऊंचे स्वर में नवगोपाल बाबू को सुना दिया। उन्होंने जरा हंसते हुए कहा, अच्छी लिखी है, पर ये तो बताओ कि द्विरेफ शब्द के मायने क्या हैं? द्विरेफ और भ्रमर दोनों ही 3 अक्षर के शब्द हैं। भ्रमर शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो कोई खतरा नहीं होता। ये कठिन शब्द कहां से ढूंढ निकाला था याद नहीं।
वैसे पूरी कविता में वही एक शब्द था जिस पर मेरी आशा सबसे ज्यादा जमी थी। दफ्तर के अमले में उस शब्द से मुझे काफी यश मिला था, लेकिन नवगोपाल बाबू को वह जरा भी विचलित न कर सका। और तो और वे हंस दिए। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि नवगोपाल बाबू समझदार आदमी नहीं हैं। मैंने उन्हें फिर कभी कोई कविता नहीं सुनाई। उसके बाद अब तो मेरी काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन कौन समझदार है और कौन नहीं, इसके परखने के तरीके में खास कोई तब्दीली न हुई हो, ऐसा तो मालूम नहीं होता। कुछ भी हो, नवगोपाल बाबू हंसे जरूर, लेकिन द्विरेफ शब्द मधु पीकर मस्त भौरे की तरह अपनी जगह पर स्थिर ही रह गया।